सवाल हो जाए इसी बात पे एक धुआंधार। लिखो, इन एबव कॉम्बिनेशन। अच्छा इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो। कल बुकलेट मिल जाएगी इसकी, मतलब इलेक्ट्रो की, क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन वाली। हाँ, बात शुड बी वेरी क्लियर, है ना। चलो आगे देखो, इन एबव कॉम्बिनेशन क्यू कूलाम चार्ज, इन एबव कॉम्बिनेशन ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से, है ना। या लिखो, इन एबव कॉम्बिनेशन क्यू कूलाम चार्ज इज पास्ड, क्यू कूलाम चार्ज इज पास्ड, फुल स्टॉप। मास डिपॉजिटेड of Cu, mass deposited of Cu is 6.35 gram, 6.35 gram. Calculate number 1 mass of silver deposited, mass of silver deposited. number 2 mass of H2, mass of H2 as well as volume of H2, mass of H2 and volume of H2. number 3 what is the value of Q, what is the value of Q. अब निकालो, 3 सवाल आपसे हमने पूछे। आप देखो कॉपर का दिया है, Ag का पूछा है, तो सेल 1 इक्वल टू सेल 2, यही तो होगा। सबसे पहले हमने मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड पूछा, सिल्वर कौन से सेल में है, दूसरे सेल में, और पहले सेल में कॉपर है। कॉपर के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में कर दो बराबर। सिक्स 6.35 ग्राम। सवाल बढ़िया है, सब लोग लगाओ। सेल 1 को सेल 2 के बराबर कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। सेल 1 को बराबर कर दो सेल 2 से, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu बराबर कर दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो यहां क्या लिखोगे, W/E Cu, ये हम लोग पहला वाला निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट, और W/E Ag। अब देखो कॉपर का वेट हमें दिया है 6.35 ग्राम, अपान इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, कितना होगा 63.5 अपान 2, तो कितना हो जाएगा 31.7, इतना ही रखो, तो यहां रख लो 31.7। यह कॉपर की बात हो गई, बराबर इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लो, कितना होगा 108/1, क्योंकि Ag+1 होता है, तो यहां क्या रखोगे 108। अब तुम W हमको बता ही डालो, ये W किसका निकाल रहे हो, Ag का, बता डालो। आंसर हमारे पास है, बताओ कितना आएगा, 21.6 ग्राम, ये आ गया, ये सवाल आ गया। अब आपसे दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या, ये आंसर आ गया ना पहला वाला। अच्छा हमने किया क्या, इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर उनके, यही तो किया। अब आपसे क्या पूछा है कि कितना वेट, कितना मास H2 का लिबरेट हुआ, क्योंकि H2 गैस है ना। तो अब H2 के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या तो Cu के बराबर कर लो और या तो Ag के बराबर कर लो, आ गया पूरा ना सवाल।
जरूरी नहीं है किसके बराबर कर लो, जिसकी सारी वैल्यू पता हो उसके बराबर कर लो। तो आप बताओ, आप दूसरा सवाल पूछा क्या है, बताओ बेटा। मास ऑफ H2, है ना। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu कर लें कि Hg कर लें, चाहे जिसके बराबर कर लो, सेम आना है, बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो क्या लिखेंगे, W बाई ई Cu बराबर W बाई ई H2। देखो ये पता, ये पता, ये पता, ये निकाल लो। अब निकालो तो बेटा पूरा सवाल है आ गया है। कितना, 0.2 ग्राम। हाँ वेरी गुड, 0.2 ग्राम एकदम सही। अरे निकालो भैया इसको। ये सवाल में कितना दिया गया है, 6.35। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले थे, 31.7। बराबर क्या हो जाएगा, W आपको H2 का मालूम करना है और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 1। H2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास कितना होगा, 2, और 1 पे कितना, +1 चार्ज, तो 2 पे 2 से 2 कट गया, आंसर 1। तो बताओ W कितना आया, WH2 कितना आया, 0.2 ग्राम। अच्छा इसका मास भी पूछा, इसका वॉल्यूम भी पूछा, है ना। तो अब कुछ ना करो, इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का खाली फार्मूला बदल दो, V अपान VE कर लो, है ना। ये समझ में आया। देखो अभी बहुत तो समझ नहीं आया होगा, ये सवाल यहां तक लगा लिए हो। फिर तुम क्या करो, इसी का दूसरा पॉइंट है, तो तुम कुछ ना करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2। बस अब H2 का फार्मूला बदल दो, W बाई ई Cu का, क्या यही बराबर नहीं होता V अपान VE के। अब ये H2, अब आपको ये वॉल्यूम पता करना है। अब आप बताओ इक्विवेलेंट वॉल्यूम H2 का कितना होगा, Vm बाई N फैक्टर। अच्छा Vm कितना, 22.4 लीटर, और अपान N क्या होगा, 1 H का 1 + 1 तो 2 H के 2 + 2 हो गया ना। तो डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 11.2। सीधा सवाल। तो अब कैसे लगेगा, अब जरा ध्यान से समझो, W कितना है, 6.35 अपान 31.7 बराबर वॉल्यूम तुम्हें मालूम करना है, और ये हो जाएगा 11.2। आंसर बता डालो, वॉल्यूम H2 का कितना होगा, 2.2 लीटर। समझ में आ रहा, काहे इतना लंबे जाओगे। अरे जैसे लग जाए वैसे ठीक है, आंसर यही आना चाहिए। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 0.2। अच्छा बताओ, फैराडे सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ में कुछ था, बताओ, खत्म। फैराडे दोनों लॉ खत्म। अच्छा लिखो, चार्ज कैलकुलेट करो, तो तुम किसी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Q बाई F के बराबर कर दो, है ना। तो बताओ, ये सबका लग गया यहां तक, सबका सवाल ये हो गया। अब लग गया ना बेटा, लगा लो, अच्छा लगा लो, लगा लो इस सवाल को। अब देखो चार्ज तुमको मालूम करना है, ये तीसरा पॉइंट है। तो W बाई ई इक्वल टू Q बाई F। देखो हमने कॉपर का मान लिया, ये कॉपर का W कितना है, 6.35, इक्विवेलेंट वेट 31.7 बराबर Q बाई F। बताओ, तो Q बाई क्या हो गया, 2.2 F। देखो ये है कि नहीं आया, ठीक है। अब जोड़ घटाना गुणा भाग तो करो। अच्छा बताओ, कंडक्टर और कंडक्टिविटी में क्या अंतर है, कंडक्टर और कंडक्टिविटी।
कंडक्ट वैसे तो होता वो परिचालक। नहीं समझे, तुम गलत बोल गए। इधर का कंडक्टर का मतलब अपने साइंस का कंडक्टर का मतलब होता चालक, लेकिन तुम जहां से बोले हो वो होता है परिचालक। ये बस कंडक्टर की बात कर डाले। हाँ तो फिजिक्स की, हाँ तो इधर कंडक्टर मीन्स क्या होता है, चालक। ठीक है। अच्छा देखो, कंडक्टर मीन्स होता है चालक, और कंडक्टिविटी होती है कैसे कैसे चला कंडक्टर के अंदर, वो होती है उसकी कंडक्टिविटी। तो हर कंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी। क्या कह रहा, कौन चलाया। हाँ तो देखो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कंडक्ट करना चार्ज को, है ना। तो ये यदि कोई कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज का फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो कर रहा है, तो ये जिस प्रोसेस से फ्लो हो रहा है वो प्रोसेस का नाम है इस कंडक्टर की कंडक्टिविटी। समझ में आ गया। तो इस ये क्या हुआ, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या करे, करंट को फ्लो कराए, चार्ज को चलाए। तो यही क्या है उसकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की। तो ये कहानी समझ में आ गई। चलो आगे लिखो, एक सवाल लिखो। अरे सवाल लगा ही लोगे, हेडिंग डालो कंडक्ट, लिखो बेटा कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। लिखो कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। सवाल हो जाएगा, काहे परेशान हो। लिखो कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। लिखो कंडक्टर एंड कंडक्टेंस, नीचे लिखो द मटेरियल इन विच, लिखो द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, the material in which electric current can flow is known as conductor, is known as conductor। नई लाइन से, the property of conductor, the property of conductor which help the property of conductor which help the flow of electric current, flow of electric current is known as conductance, is known as conductance। नीचे लिखो नई लाइन से, लिखो मैथमेटिकली, लिखो मैथमेटिकली, जैसे ऑटोमेटिकली वैसे, हाँ लिखो, हाँ लिखो, हाँ लिखो मैथमेटिकली। हाँ ले लो, लिखो, लिखो मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ, कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा इसका मतलब कंडक्टेंस के सामने अब लिखो कैपिटल जी। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे हम लोग, कैपिटल जी। और रेजिस्टेंस को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर, है ना। अच्छा बताओ, कैपिटल जी 1 कैपिटल आर या कैपिटल आर इक्वल टू, दोनों बातें सेम है। ये कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल। समझ में आ गया, ये रिलेशन कैसा, रेसिप्रोकल, है ना। अब इसको हम इनवर्स नहीं कह सकते, बिकॉज यदि इनवर्स कहते तो यहां ऐसा निशान लगा होता, ये इक्वल टू नहीं लगा होता, और यदि हम उससे इक्वल टू पे आते तो कोई कांस्टेंट डालते। तो जब बातें ऐसी लिखी हो तो ये रेसिप्रोकल है, और जब ऐसे लिखा हो तो वो, थोड़ी सी भाषा भी समझो, क्लियर है। तो ये लिख लिया, अब आगे बढ़ो। अब एक हेडिंग डालो कंडक्टेंस,
हेडिंग डालो बीच में, पेज के बीच में लिखो कंडक्टेंस, या ऐसे लिखो, लिखो, लिख लिया, कोई बात नहीं, बीच में हेडिंग डालो, कंडक्टेंस नहीं, तुम डालो हेडिंग कंडक्टर, और इसको तुम दो भागों में डिवाइड कर लो। लिखो कंडक्टर, एक तरफ लिखो मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरी साइड लिखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में पहला पॉइंट लिखो, पहला पहला पॉइंट लिखो, मेटेलिक कंडक्टर कौन कौन हो सकते हैं, लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो, जैसे पहले पॉइंट में सारे एग्जाम्पल लिखो कंडक्टर के, जैसे लिखो मेटल, मेटेलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेटल कॉमा मेटेलॉइड एंड सम नॉन मेटल, एंड सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट, वेरी गुड, सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट। उधर एग्जाम्पल लिखोगे चल के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, लिखो एग्जाम्पल लिखो, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा मॉल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये पहला पहला पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे दोनों साइड हो गया, क्लियर है, ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने एग्जाम्पल लिखवाए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मेटेलिक कंडक्टर की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की तरफ लिखो, है ना, लिखो करंट फ्लो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटेलिक में, जैसे हर चीज की कंडक्टिविटी का कारण अलग अलग होता है, जैसे मेटल में क्या होंगे, आयन, क्या होंगे कंडक्टर, मेटल में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मूव करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, तो इससे उसकी कंडक्टिविटी पता चलेगी। अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रोलिटिक होगा तो वहां आयन होंगे, क्या होंगे, कंडक्टिविटी का कारण क्या होगा, आयन। और मान लो ये सेमी कंडक्टर हुआ, ना कंडक्टर हुआ और ना क्या हुआ, इंसुलेटर हुआ। अरे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कौन है, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में भी तो कोई ना कोई होगा जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, और कौन है, इलेक्ट्रॉन और होल्स बोथ। अरे इलेक्ट्रॉन जहां से चल देता है उसी जगह का नाम होता है होल, समझ में आ रहा, जैसे मान लो, समझ लो ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन नहा के आया और बैठ गया, उठ के चला गया, तो जगह पे एक निशान छोड़ के जाएगा ना, तो वही है होल, नहीं समझ रहे हो, कुछ समझ में आया, चलो समझ में आएगा, चलो आगे लिखो, उधर लिखो, लिखो करंट फ्लो टेक्स प्लेस, अब ये नहीं पूछना कहां लिखवा रहे हैं, हाँ हाँ लिखो करंट फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। अच्छा कौन से आयन होंगे, ब्रैकेट में लिखो केटायन, और कौन होंगे, एनायन, लिखो केटायन एंड एनायन। तीसरा पॉइंट मेटेलिक कंडक्टर की तरफ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग कंडक्ट टेम्परेचर, बताओ कंडक्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज,
कंडक्टेंस मतलब डेल्टा जी, आर इंक्रीज करेगा और डेल्टा जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरी साइड लिखो, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस, बताओ बेटा, इंक्रीजेस, इस पे स्टार पॉइंट लगा लेना। देखो मेटल में क्या होता है, जब मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां का आर बढ़ेगा, आर बढ़ा तो जी घटा, घटा ना, यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर घटेगा लेकिन जी बढ़ेगा। हमने इनको नहीं लिखाया है, हमने ऐसे लिखा दिया है। क्लियर है, समझ में आया? अब जरा ये लास्ट वाला पॉइंट दोनों में पढ़ो। अच्छा, इसमें एक सवाल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना? तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है तो हकीकत में मोलर कंडक्टेंस, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है मोलर कंडक्टिविटी। तो आज हम आपको समझाएंगे मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर है। फिर चाहे इसको ये बोलो चाहे इसको ये बोलो, सेम फार्मूले सेम यूनिट। क्लियर है, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इस जगह बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ना? हाँ चलेगा। तो हेडिंग एक डालो, हेडिंग एक डालो बेटा, लिखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, हेडिंग डालो कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ, ये कंडक्टेंस मतलब क्या बता रहा हूं मैं, डेल्टा जी लिखते जाओ नहीं तो समझ नहीं पाओगे क्या है। लिखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड्स ऑन कितना, दो फैक्टर है। हाँ हेडिंग है, और क्या, हाँ लिखो लिखो नंबर वन, नंबर ऑफ आयन, नंबर वन, लिखो नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस के आगे लिखो नंबर ऑफ आयंस, हेडिंग हो गई ना। पहला फैक्टर कौन है, नंबर ऑफ आयंस। अब इसका लिखो क्या है, इसके आगे लिखो, लिखो हायर इज द नंबर ऑफ आयन, हायर इज द नंबर ऑफ आयन, हायर विल बी कंडक्टेंस। क्या अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस बढ़े वाली बात समझ में आई? आई ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन में टूटेगा, आयन में टूटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना? ये वाली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की ये लास्ट वाली बात अब समझ आई? हाँ ठीक, इसको इसीलिए कहता हूं इसमें स्टार लगा लेना, क्योंकि ये बात उल्टा लगती है कभी कभी बच्चों को। क्लियर है, हाँ। अब दूसरी बात लिखो इसी बात पे, नंबर दो लिखो मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन, अच्छा आयन जितना इजीली मूवमेंट करेगा कंडक्टेंस उतना बढ़िया होगा, है ना? कंडक्टेंस उतना बढ़िया होगा। तो लिखो easier is the movement of ion, easier, EASIER, easier is the movement of ions, higher will be conductance, higher will be conductance। अब इसी के नीचे फिर एक हेडिंग बना के लिखो, लिखो मूवमेंट ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन, लिखो बेटा, थोड़ा सा स्टार लगा के इसको लिख लेना, इसी के अंदर लिखो मूवमेंट ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन,
साइज ऑफ आयन, है कि नहीं? जैसे मान लो छोटा आयन होगा खूब बढ़िया दौड़ेगा, और मोटा आयन होगा धीरे धीरे दौड़ेगा। तो जितना बढ़िया मूवमेंट होगा उतना बढ़िया कंडक्टेंस होगा, है ना? मान लो ये है 250 ग्राम के, दौड़ा दो, हम लोग दौड़ा दो, नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो आए समझ में आ गया? हाँ, तो चलो खैर कोई बात नहीं, चलेगा। लिखो, इसके नीचे लिखो, लिखो स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, नई लाइन से लिखना, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, हायर विल बी कंडक्टेंस, हायर विल बी कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ रही ना? आयनों का साइज जितना छोटा होगा कंडक्टेंस उतना बेहतर होगा। स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, हायर विल बी कंडक्टेंस, है ना? नोट करके लिखो। लिखो एक्वस सॉल्यूशन, लिखो एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ हाँ में हिंदी में लिखना है। लिखो एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ हाँ लिखो हमेशा, लिखो एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा मेटल आयन की, लिखो बेटा, लिखा एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा मेटल आयन की हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज, अच्छा ये हाइड्रेटेड साइज या ऑब्लिक हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड साइज ऑब्लिक हाइड्रेटेड रेडियाई को कंसीडर करते हैं, को कंसीडर करते हैं, है ना? और मेटल आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा। ये बात हम पीछे पढ़ के आए आए ना? नीचे फिर यही बात हम सेम फिर लिखाने जा रहे हैं। लिखो, लिखो मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा, लिखो बेटा, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा। मेटल आयन का, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा, और उसका मोमेंट उतना, हाँ, और मोमेंट उसका उतना कम होगा, एंड मोमेंट उसका उतना कम होगा। अरे क्या हो गया? फिर से, वेरी गुड। हाँ खैर कोई बात नहीं। लिखो मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा, हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा, कॉमा मोमेंट उतना कम होगा, मोमेंट, इसी को आयनिक मोबिलिटी पढ़ाए थे, मोमेंट उतना कम होगा, कंडक्टेंस उतना, हाँ हाँ, कंडक्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि मूवमेंट पे ही तो कंडक्टेंस है, मूवमेंट कम हुआ तो कंडक्टेंस भी कम हुआ, हाँ है ना? अब जरा ध्यान से समझो, देखो सूखी रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेटेड रेडियस, समझ में आ गया? हाँ, तो क्या लिखेंगे? लिखो एक्वस साइज, या इसी को हमने क्या बोला है, हाइड्रेटेड साइज, या इसी को हमने क्या बोला है, हाइड्रेटेड रेडियाई, खूब आई लगा दो, है ना? हाँ, और ये क्या होता है, उल्टा प्रोपोर्शनल साइज, साइज। अब ये साइज किसका है, कैटायन का, क्योंकि मेटल आयन का मतलब क्या क्या होता है, कैटायन, क्योंकि मेटल तो एनायन नहीं होता ना। साइज ऑफ मेटल आयन, और मेटल आयन ही किस रूप में आपको दिखते हैं, कैटायन। अरे जैसे सोडियम दिखेगा तो किस रूप में दिखेगा, Na+ कैटायन, है ना? जितने भी मेटल तुमको किस रूप में दिखेंगे, कैटायन के रूप में दिखेंगे ना। हाँ, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रेटेड रेडियस
छोटी रेडियस छोटी तो हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे आयनिक मोबिलिटी के? अरे है, और यही क्या कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे? जितना बड़ा साइज होगा उसकी आयनिक कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्या हम कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई बड़ी तो क्या होगा, कंडक्टेंस। अरे नहीं समझ में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मूवमेंट। हाँ बताओ ये फार्मूले बने कि नहीं बने? अब एक बढ़िया से डिब्बे में बंद कर लो, जितनी बातें हमने पढ़ाई उसी को फार्मूले के रूप में दिखा दिया गया। हाइड्रेटेड साइज जितना बड़ा होगा वो धीरे धीरे चलेगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और उसका कंडक्टेंस भी कम होगा। यानी आयन फास्ट चले तो कंडक्टेंस ज्यादा होता है, और आयन छोटा हो तो कंडक्टेंस और बेहतर होता है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये इसके डायरेक्टली नहीं हो गया, क्या इसके डायरेक्टली नहीं हो गया? तो जितना छोटा कैटायन होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा, मूवमेंट उतना ज्यादा। अरे जो दो लोग आपस में उल्टा खड़े हों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीधे हैं, नहीं समझ में आ रहा? तो बस वही हाल तो इनका है। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, कोई चैप्टर तुम्हें कठिन लगा हो तो बताओ, तुम्हारी लापरवाही हो सकती है उसमें तुम्हारी कठिनाई का कारण। हाँ लिखो, आगे लिखो, स्पेसिफिक कंडक्ट, लिखो क्या लिखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर कंडक्टिविटी। तो नीचे लिखो, अब इतना तो पढ़ाई दें, लिखो लिखो कंडक्टेंस लिखो, कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, conductance is reverse of resistance and specific conductance is reverse of specific resistance. Conductance is reverse of resistance and specific conductance is reverse of specific resistance. नहीं लिख पाए? लिख लिए? हाँ फिर से अच्छा बताओ क्या लिखा, कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ। हाँ अब जरा ध्यान से समझो, जी किसका उल्टा होता है, आर का, होता कि नहीं होता है? अच्छा बताओ, वैसे ही बताओ बेटा, अब इसको हम किससे लिख ले, कप्पा, ये किसके उल्टा होगा, रो के, रो किसके होगा, रो के। अब देखो बहुत अच्छे समझो, देखो आर आर और यहां पे रो, ठीक है, वैसे यहां जी है और इसका क्या है, कप्पा, ये एक जोड़ी है एक दूसरी जोड़ी है, समझ में आ रहा है? इसका ये उल्टा इसका ये उल्टा। अरे नहीं समझे, रेजिस्टेंस का उल्टा ये और रेजिस्टिविटी का उल्टा ये, समझ आई बात? तो जोड़े में याद करना कैसे, देखो रेजिस्टेंस किसका उल्टा है, कंडक्टेंस का, है या नहीं? आप जरा ध्यान से देखो, तो इसको जब आप जोड़े में ऐसे बोला करोगे ना तो आपको ये फार्मूले यूं ही आ जाएंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, है ना, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। आई बात समझ में? अब तो ये फार्मूले आपके पास हो गए। अब मान लो किसी ने आपसे पूछा
कि जैसे आर और रो का यूनिट पीछे निकाल के आए हो, यहां जी और के का निकाल दो, है ना। तो बताओ जी का यूनिट क्या होगा, 1/ओम। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ही क्या है, मो, MHO, है ना। और इसका एक और नाम होता है साइमन, एक इसका और नाम होता है साइमन। साइमन लिख लो, दोनों की यूनिट निकालो। और जानते हो साइमन कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। हाँ, तो इसको किसके बराबर लिखोगे, साइमन। ठीक है, तो आपसे ओम इनवर्स बोले, मो बोले या साइमन बोले, सारी बातें सेम है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये कंडक्टेंस का यूनिट तो निकाल डाले, अब आप कंडक्टिविटी का यूनिट निकालो। तो 1/, अब इसका क्या लिखोगे, ओम मीटर। अच्छा, क्या इसको लिख सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हो, मो मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हो, साइमन। क्या लिख सकते हो, मीटर इनवर्स। और ये कौन सी यूनिट है, ये है आपकी SI यूनिट। SI यूनिट। अब देखो हम तुमको एक जगह यूनिटें पढ़ा देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्लियर है। देखो, आर का जोड़ीदार कौन, रो। जी का जोड़ीदार कौन, के। आर का यूनिट क्या है, ओम, है ना। रो का क्या है बताओ, ओम मीटर। देखो इसमें क्या बढ़ा, मीटर। अब देखो तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, जी का क्या होगा, ओम इनवर्स। तो बस इसे मीटर और बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बन गया फार्मूला। अब कहीं रटना ही नहीं है। बताओ, और आप इसको एक बढ़िया से गोले में बंद कर लो। क्लियर है। और ऐसे इसको आप जोड़ी याद करना, ओम ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो इससे इसमें सिर्फ मीटर बढ़ा है, तो इससे इसमें फिर मीटर बढ़ेगा। समझ में आ रहा। और हमने आपको सिखा दिया कि ओम इनवर्स को आप क्या क्या बोल सकते हो। ठीक है। मान लो, अच्छा वहां ये लिखा ओम सेंटीमीटर, तो क्या सही है गलत है, सही है ना। और यहां पे मान लो ओम मीटर लिख दे, सेंटीमीटर लिख दे, तो बदल सकता है ना। तो आप उसी हिसाब से बदलते रहना। ठीक है। तो चलो अगली एक बात हो जाए। अच्छा इसको कंप्लीट कर लो, फिर लिखो, लिखो फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, उसी में आगे कंटिन्यू करो। लिखो फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कॉमा करके लिखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज। अब हम अगली क्लास में आपको ये मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में क्या लफड़ा है ये समझाएंगे, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। कभी कंडक्टेंस कह के सवाल पूछता है, कभी कंडक्टिविटी। फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कॉमा करके लिखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, और डैश लगा के छोड़ो, नीचे लिखो, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml सोल्यूशन, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml सोल्यूशन। अब एक छोटी सी हेडिंग डालो, बस 2 लाइनें और लिखाएंगे तो सेल कांस्टेंट पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो लिखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगली क्लास में पार्ट ए खत्म कर देंगे, और क्लास आपकी आज 2:15 से स्टार्ट हुई है, अगले दिन 2 से स्टार्ट होगी। लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हेडिंग हो गई। ये क्या हो गई? हेडिंग। अब इसी के नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखो, लिखो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने बढ़िया एकदम मस्त गाढ़ा शरबत बनाया था, 2 मेहमान आए थे, 5 और आ गए, तो तुमने क्या किया? एडिटिव मिला दिया। उनके सामने ना बोलो पानी, कह दो एडिटिव थोड़ा मिला दो, है ना? तो तुमने क्या मिला दिया? पानी। तो अब आपका सोल्यूशन कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया। अब 5 हो चाहे 75, चलो तो हम ही होंगे तो हम खाली कुछ नहीं बोलेंगे, हम समझ जाएंगे और चुप रहेंगे। नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो लिखो भैया ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के मतलब ब्रैकेट में लिख लो एडिशन ऑफ वाटर। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर डिक्रीजेज, और इसको हाईलाइट कर लो, डिक्रीजेज, फुल स्टॉप। बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर ml सोल्यूशन क्या होगा? डिक्रीजेज। पहले जब शरबत गाढ़ा था तो आयन उतने में थे, अब तुमने पानी मिला दिया तो आयन तो उतने ही हैं, लेकिन अब वो ज्यादा सोल्यूशन के अंदर है, तो पर एमएल सोल्यूशन के अंदर आयनों की संख्या घट गई, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घट गया। और इस पे स्टार लगा लो, ये सवाल पूछा गया नीट में। ठीक है।